So, good morning everyone. Welcome to Study Glows. Welcome to the daily newspaper analysis of 10th of March 2021. तो अलग अलग न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आप लोग डेली करंट अफेयर का वीडियो भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल कोट। तो यार हम लोग अपने दिन की शुरुआत कुछ नया सीख कर करेंगे, जैसा हमेशा करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट नाउ नॉट टुमारो। यार जो भी आपने गोल्स अपने सेट कर रखे हैं, जो भी आपने अपने ड्रीम्स सेट कर रखे हैं, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो आज ही से। ऐसा नहीं है कि आप लोग टालते रहो कि हाँ आज मैंने सेट कर लिया, आज मैंने ड्रीम देख लिया, मुझे ये काम करना है। अब सोच रहे हो यार कल से शुरू करेंगे इसके ऊपर काम करना, फिर कल सोचोगे यार अगले दिन से शुरू करेंगे। इस तरीके से वो कभी गोल अचीव ही नहीं होगा। तो जो भी सोचा है स्टार्ट करो, उस पर जो भी वर्क करना है उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। और यार एक बात यार हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं है यहाँ पर कि सभी लोगों के पास रिसोर्सेज सभी कुछ अवेलेबल हैं। तो आपके पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसी को लेकर काम करना है। जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इसके बेसिस पे आगे बढ़ना है, ठीक है, और अपने सक्सेस को अचीव करना है। और होता क्या है, हम लोग वेट करते रहते हैं यार टाइम आएगा अपना तब हम लोग सारा काम करेंगे। ऐसा नहीं यार, टाइम आएगा नहीं, टाइम को लाना पड़ेगा आज ही मेहनत करके। ओके, तो वेट मत करो, अभी वेट करोगे दूसरा आगे निकल जाएगा। ये सोचकर ज़रूर यहाँ पे अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चालू कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या क्या आर्टिकल्स को डिस्कस करना है हमें। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मालूम होगा हम लोग कुछ शॉर्ट आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं और कुछ लेंदी आर्टिकल को। तो प्रीलिम्स मेंस सभी तरह से हम लोग एग्जाम को हिट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल्स इन शॉर्ट है उसके बारे में बात करेंगे। पहला आर्टिकल है एयर बैग्स को लेकर। तो जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनके द्वारा बताया गया कि जितने भी व्हीकल्स अब मैन्युफैक्चर करे जाएंगे उनके अंदर एयर बैग्स होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो एयर बैग्स क्या होता है डिटेल में बताऊंगा, पिक्चर्स के थ्रू क्लियर करूंगा। सेकंड आर्टिकल बात करता है एक महान हस्ती हैं जिनकी डेथ हो गई है, नाम है इनका NS लक्ष्मी नारायण भट्ट। उसके बाद लास्ट आर्टिकल बात करता है सिंगोड़गढ़ फोर्ट के बारे में। तो इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, कहाँ पर ये फोर्ट है, ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, इसका इतिहास क्या है, पिक्चर्स वगैरह के थ्रू क्लियर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे एक आर्टिकल इन डिटेल। ये हमारे कुछ लेंदी आर्टिकल्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले बात करी गई है वेल शार्क की। तो आपको यहाँ पर इसके बारे में पता चलेगा। आप कहोगे यार क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसी टाइप से। इनका साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाता है, हैबिटेट पूछ लिया जाता है, IUCN स्टेटस पूछ लिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है, डिटेल में डिस्कस करूंगा। उसके बाद ये वाला आर्टिकल आज का आर्टिकल ऑफ द डे है यार, इसका इंतजार ज़रूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे हरदीप सिंह मलिक जी का स्कल्पचर बनाया जा रहा है, इनका आप कह सकते हो मेमोरियल बनाया जा रहा है इंग्लैंड के अंदर। इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्लस इसके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, आपने अगर अभी तक हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ा हो, वर्ल्ड वॉर 1 प्लस वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अच्छे से यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इंडिया क्या कैसे यहाँ पे आप कह सकते हो स्ट्रगल करा है इस वर्ल्ड वॉर के अंदर, इंडिया ने अपना क्या रोल प्ले किया है, ये सब हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट में हम बात करेंगे, देखो इंटरनेशनल वीमेंस डे निकला है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे एक MT स्वर्ण कृष्णा एक वैसल था जिसको आप कह सकते हो ये जहाज़ आप कह सकते हो जल यात्रा पे निकला है। लेकिन इस जहाज़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ वेमेंस थी, इन्होंने वेमेंस ने जो है इस जहाज़ को चलाया है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग एक क्वेश्चन को लेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप सभी लोगों को नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है। बात करी गई है हु इज़ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक हेलीकॉप्टर पायलट। तो यहाँ पे मैंने आसान करने के लिए 3 ही ऑप्शन रखे हैं, तो आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है। देखो यार अगर नहीं मालूम है तो गूगल पे जाओ, सर्च करो, कुछ नया जरूर सीखो। देखो दिन की प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ेगी जब आप रोज़ाना कुछ नया सीखोगे, ठीक है। तो ये लेडी है, इनका पिक्चर मैंने आप लोगों को दिखा रखा है। अब यहाँ पर इनका नाम बताना है क्या है। तो पहली साउथ अफ्रीका की पहली महिला हैं ये हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। तो आप लोगों को ज़रूर बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, A, B या फिर C। करेक्ट आंसर दो नीचे कमेंट सेक्शन में। चलो यार, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी क्लोज है भाई, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो डेली मेरे वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। चलो यार, सबसे पहले आर्टिकल से शुरुआत करेंगे। पहला आर्टिकल इन शॉर्ट बात करता है एयर बैग्स के बारे में। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैं, इन्होंने एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया और बता दिया कि अब जो भी कार्स, जो भी व्हीकल्स जो मैन्युफैक्चर होंगे तो उसके अंदर एयर बैग होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अब यार देखो न्यूज़ के अंदर ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले यहाँ पे क्लियर हो गई चीज़ें। एयर बैग क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके के बैग है, इनके अंदर एयर को भरा गया है। अब इससे क्या होगा, एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट मिलेगा, ठीक है, एक्सीडेंट से प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। होता क्या है, जो आगे वाले बंदे होते हैं इनको ज़्यादा चोट लग जाती है जब भी एक्सीडेंट होता है तो,
ठीक है। तो अब ये क्या होगा, एक्सीडेंट होगा भी तो फिर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ना हो, लेकिन होगा भी यहाँ पर बाई चांस, तो फिर जो है ये एयरबैग उनको प्रोटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो उससे खतरा कम रहेगा। तो बेसिकली इसी के लिए यहाँ पर एयरबैग्स का इस्तेमाल करने को बोला गया है। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, आप लोग देख पाओगे। एक्सप्लेन पेज का बताया गया है कि न्यू रूल क्या है एयरबैग्स को लेकर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। जो मिनिस्ट्री है उन्होंने मैंडेट कर दिया है कि आप कंपलसरी हो चुका है जो भी व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डेट के ऊपर मत जाओ, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। जो भी नए मॉडल्स होंगे या फिर जो भी देखो आने वाले टाइम पे नए नए मॉडल्स आएंगे कार के, ठीक है, या फिर जो हमारे आज के टाइम पर जो भी मॉडल्स चल रहे हैं, अब जिनकी भी इन सभी मॉडल्स की जो नई मैन्युफैक्चरिंग होगी, जब नई कार्स बनेंगी तो उसके अंदर ये एयर बैग लगाना कंपलसरी है। आपको ये एयर बैग लगाना ही पड़ेगा, जिससे कि पर्सन है वो बच जाए, उसकी जान बच जाए। एक छोटे से स्टेप से किसी की हम जान बचा सकते हैं। सेकंड, यहाँ पर बात करी गई है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये सजेशन दिया गया है कि हाँ भाई यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सजेशन दिया गया। नाउ यार ये एयरबैग्स होते क्या है, एक कुशन टाइप के होते हैं। आप लोगों को मालूम होगा, आप सोफे पे अपना कुशन रखते हो। ठीक है, सोफे पे रखा होता है ना कुशन, कुछ इस तरीके से होता है। तो यार उसी तरीके से एयरबैग होता है। क्या है, होता है कि आगे देखो कार है, मैं अभी आप लोगों को फिर से पिक्चर दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देख पाओगे यह है एयरबैग। अब यहाँ पे बंदा बैठा है, यहाँ पे ड्राइवर बैठा है, यहाँ पर दूसरा बंदा बैठा है। अगर गाड़ी ठुकती है तो इनको चोट सबसे ज़्यादा आती है भाई, टकरा जाते हैं आगे, इनका सर लड़ जाता है आगे। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है। अब एयर बैग होगा तो यार प्रोटेक्ट हो जाएंगे ये लोग, इनकी जान बच सकती है। तो इस कहने का मतलब यही है कि जो एयर बैग्स हैं एक कुशन की तरह हैं, जिसका इस्तेमाल करा जाएगा कि जो पर्सन है वो बच सकता है कॉलिजन से, टकराने से बच सकता है। जो पर्सन है उसका सर बच सकता है, चेस्ट बच सकता है, ठीक है, टकराने से आगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पर यार इसका हेडिंग दिया है मैंने, एक्स्ट्रा ज्ञान। कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान लेंगे। क्या क्या है एक्स्ट्रा ज्ञान यहाँ पर? देखो यहाँ पे एयर बैग्स की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ गई है हमें, क्योंकि अगर हम बात करें तो एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बोलती है कि पूरे दुनिया के अंदर जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उसके अंदर से जो 10% होते हैं वो इंडिया के अंदर होते हैं। तो आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा, आप कह सकते हो, डेटा बताया गया है। 10% जो अकेले इंडिया के अंदर एक्सीडेंट होते हैं, तो भाई एयर बैग की इस वजह से ज़रूरत पड़ रही है हम लोगों को। उसके बाद एक डेटा ये देखोगे, हर दिन कम से कम 415 लोग मरते हैं रोड एक्सीडेंट में, हर दिन। ये बहुत बड़ा नंबर है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इनकी जान बचा सकते हैं इस एयरबैग्स के थ्रू। अब यार ये एयरबैग्स तो एक स्टेप हो गया, बाकी हम लोग और भी स्टेप्स ले सकते हैं। आप देख पाओगे ये सारे स्टेप हैं। आपसे पूछा जाए कि एयरबैग्स के अलावा हम लोग क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, तो आप यहाँ पर आराम से इन चीज़ों को लिख सकते हो, जैसे कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, स्पीड अलर्ट सिस्टम, और रिवर्स पार्किंग सेंसर हो गया, ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर मैनुअल ओवरराइड फॉर सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम। ये सारी चीज़ें जो है नई नई चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग लोगों की जान बचाने के लिए। ओके, नाउ यार आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब देखो यार ये वाला आर्टिकल, यहाँ पर आप देख पाओगे ये पर्सन है जिनका नाम है NS लक्ष्मी नारायण भट्ट। आप इनका पिक्चर देख पाओगे, इनकी डेथ हो गई है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं, ये आर्टिकल अगेन इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया गया है, आप लोग देख पाओगे। नोटेड मतलब एक पर्सन है, फेमस, बहुत फेमस है, फेमस पोएट है, कन्नड़ पोएट है, कन्नड़ में इनकी कविताएं वगैरह आप देख पाओगे। तो फिर इनका नाम है NS लक्ष्मी नारायण भट्ट। तो बताया गया इनकी डेथ हुई है। एज जो है इनकी थी लास्ट में 84 एज थी, यहाँ पर इनका निधन हो गया। आप लोग देख पाओगे, इनका पिक्चर ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब इनके बारे में बात करते हैं। इनको NSL के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, क्योंकि NS लक्ष्मी नारायण नाम है तो NSL के नाम से जाना जाता था। और कन्नड़ लिटरेरी वर्ल्ड के अंदर इनका बहुत बड़ा नाम चलता था। और जो भट्ट इनके आगे का नाम पड़ा हुआ है ना, ये इनका घर का नाम, घर पे लोगों ने मतलब इस तरीके से इनका नाम रख दिया, आगे का जो भट्ट लगाया गया है। ठीक है, जो भी इनकी पोएम्स थी उसके थ्रू यहाँ पर इनका आगे निकाल कर, जो भट्ट वहाँ से निकाल कर इनका आगे नाम लगा दिया गया है। नाउ अगर हम बात करें, इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। अब बहुत अच्छा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है मॉडर्न कन्नड़ पोइट्री के अंदर। बहुत सारी ट्रांसलेशन की है इन्होंने। ट्रांसलेशन किसकी करी है? जो विलियम शेक्सपियर हैं, शेक्सपियर, ठीक है, और TS एलियट हो गए, इन दोनों की जो भी आप कह सकते हो काफ़ी सारी कविताएं, विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट्स हैं, तो 50 सोनेट को कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट नहीं कह सकते, ट्रांसलेट किया है कन्नड़ के अंदर। सोनेट क्या होती है यार? सोनेट होती है 14 लाइन की कविता, एक कविता जो कि सिर्फ 14 लाइन के अंदर खत्म हो जाती है। तो शेक्सपियर की इतनी सारी सोनेट्स हैं, उनको कन्नड़ के अंदर कन्वर्ट किया है। TS एलियट की पोइट्रीज़ हैं, उनको कन्नड़ के अंदर ट्रांसलेट किया है, कन्वर्ट कर रहा हूँ सॉरी, मैं ट्रांसलेट किया है। ओके, उसके बाद आप देख पाओगे ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के अंदर। अब अगर हम बात करें तो इनको काफ़ी सारे अवार्ड से, काफ़ी सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे कि कर्नाटका साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है, कन्नड़ राज्योत्सव अवार्ड दिया गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत शानदार वर्क किया है अपने लाइफ के अंदर।
चलो यार अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। मैं बात करेंगे सिंगोड़गढ़ फोर्ट के बारे में। आप देख पाओगे ये पिक्चर है सिंगोड़गढ़ फोर्ट, जो ये किला है आप देख पाओगे पहाड़ों के ऊपर ये किला लोकेटेड है। नाउ बात क्यों करी जा रही है, न्यूज़ के अंदर क्यों है, तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं कौन है, रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने इसके यहाँ पर एक स्थापना करी है किस चीज़ की, कंजर्वेशन वर्क की। मतलब ये जो फोर्ट है अब इसको कंजर्वेट करा जाएगा, अब इसको प्रोटेक्ट करा जाएगा। काफ़ी टाइम से ये ऐसे ही पड़ा है, आप देख सकते हो इसकी सिचुएशन कैसी हो रही है, तो इसको प्रोटेक्ट करने की बात करी गई है, उसी वजह से ये न्यूज़ में है। अब यार पहले लोकेशन जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले देखेंगे ये आर्टिकल पीआईबी का है, और आप लोगों को मालूम है पीआईबी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया है कंजर्वेशन वर्क, कहाँ पर, सिंगोड़गढ़ फोर्ट। और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है दमोह डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर ये फोर्ट ये किला लोकेटेड है। तो जो सिंगोड़गढ़ फोर्ट है कहाँ पे लोकेटेड है मैंने आप लोगों को बता दिया, मध्य प्रदेश के अंदर दमोह डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव आता है सिंग्रामपुर विलेज। अब यार ये जो हिल फोर्ट है, हिल फोर्ट क्यों बोला गया है यहाँ पे, क्योंकि ये पहाड़ी के ऊपर ये किला लोकेटेड है। आप देख पाओगे, फिर से मैं पिक्चर दिखा देता हूँ, ये पहाड़ी के ऊपर आप लोगों को एक किला देखने को मिलेगा। तो यार जो ये हिल फोर्ट है ये पहले गोंडवाना किंगडम का हुआ करता था। आप कह सकते हो गोंडवाना किंगडम यहाँ पे ये गोंडवाना किंगडम का ही बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे गोंड रूलर्स का आप कह सकते हो बोलबाला चलता था। लेकिन उस गोंड रूलर से पहले किसके हाथ में था, ये था चंडेल रूलर्स के हाथ में। 1308 की बात है, चंडेल रूलर्स के हाथ में ये फोर्ट था। फिर उसके बाद गोंड रूलर्स के हाथ में आया। ठीक है, गोंड रूलर्स ने एक तरीके से इसके ऊपर जीत हासिल कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे आज के टाइम पर क्या सिचुएशन है, प्रेजेंटली में ये रूइंड कंडीशन में, भाई बहुत बुरी कंडीशन में आज के टाइम पर, क्योंकि इसको कोई देखने वाला नहीं है, नो केयर टेकर, कोई इसको देखने वाला नहीं है। तो इस वजह से इसको देखने के लिए यहाँ पर ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टेप उठाया गया है। चलो यार आते हैं हम लोग आर्टिकल इन डिटेल पर। अब यहाँ पे देखोगे वेल शार्क, यानी ये डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। इस आर्टिकल को लिया गया है डाउन टू अर्थ से, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो देखो बात क्या करी जा रही है, जो फिशर्स हैं, ठीक है, जो मछुआरे हैं ओडिशा के अंदर, उन्होंने जान बचाई है एक वेल शार्क की। अब यार वेल शार्क की जान बचाई है तो ये न्यूज़ के अंदर है, मतलब बेकार आर्टिकल है? अरे नहीं यार, वेल शार्क के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, फोकस में क्यों है, मतलब न्यूज़ के अंदर क्यों है, रिसेंटली यहाँ पे जान बचाई गई। वेल शार्क कुछ इस तरीके से दिखती है, आप लोग देख लेना। अब जो अगली पिक्चर देखने को मिलेगी वहाँ से आप रिलेट कर पाओगे, इस वजह से इस पिक्चर को सही से देखो 1-2 सेकंड में। ठीक है, देख लिया। चलो अब इस पिक्चर को देखो, यहाँ पर आप देखोगे ये उड़ीसा का पिक्चर है, इसी वेल शार्क को बचाया गया है वहाँ के फिशर्स के द्वारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स की। तो जो ये वेल शार्क हैं इसको लार्जेस्ट शार्क बोला जाता है। अगर हम बात करें आज के टाइम पर जितने भी मछलियाँ अवेलेबल हैं जिंदा हैं, उनमें सबसे लार्जेस्ट शार्क यही है। और ये ट्रैवल बहुत लंबा करती है भाई, बहुत दूर तक ट्रैवल कर जाती है खाना को ढूंढने के लिए। इसका साइज़ भी बहुत बड़ा है ना। इसको फिल्टर फीडर शार्क बोलते हैं, जिसका मतलब ये बाकी अदर शार्क की तरह मीट वगैरह नहीं खाती है। ठीक है, फिल्टर फीडर शार्क बोलते हैं, यानी कि बाकी अदर शार्क की तरह मीट वगैरह नहीं खाती। तो क्या खाती है भाई, दाल चावल सब्जी रोटी? नहीं यार, ये खाती है फिल्टर सी, आप कह सकते हो प्लैंक्टन्स। ठीक है, अब यार ये प्लैंक्टन्स क्या होता है, प्लैंक्टन्स एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं कहाँ पर, पानी के अंदर। ठीक है, तो पानी के अंदर एक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पानी के अंदर तैरते रहते हैं, तो वो ज़्यादातर ये लोग खाती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो इनका साइज़ होता है, लगभग साइज़ होता है 20 मीटर तक का। यहाँ पे कोई एक डेटा पर्टिकुलर डेटा मिला नहीं है क्या साइज़ होता है, लेकिन फिर भी 20 मीटर तक का डेटा एस्टिमेशन बताया गया है। अब यार आपको एक काम यहाँ पे करना है, प्लैंकटन को देखना है अच्छे से, एक बार गूगल पे जाकर फोटो देख लेना प्लैंकटन की कैसा दिखता है। ठीक है, आपको और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं साइंटिफिक नेम की। तो इस जो ये शार्क है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, वो है रिंकोडॉन टाइपस। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब ये हैबिटेट किस तरीके की सिचुएशन में रहती है, ट्रॉपिकल ओशियंस, यानी वर्ल्ड में जो ट्रॉपिकल ओशियंस है वहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि जो पैसिफिक ओशन है उसके बीच में, अटलांटिक ओशन है उसके बीच में। वैसे ट्रॉपिकल ओशन क्या होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ दिखेगा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ दिखेगा। उसके बीच में जो भी ओशन है वहाँ पर ये बेसिकली वेल पाई जाती है। अब यार खतरा क्या है इसको, खतरा ये है क्योंकि ये हम लोग समुद्र के अंदर ऑयल और गैस की ड्रिलिंग करते हैं, शिपिंग होती है, तो इसकी वजह से काफ़ी खतरा भी इन लोगों को देखने को मिल जाता है। अब इसका प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में बात करते हैं। तो जो IUCN है, IUCN मतलब कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर, इसने रेड लिस्ट के अंदर एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर डाल रखा है। मतलब क्या है, देखो ये है IUCN एक लिस्ट मेंटेन करके रखता है जिसके अंदर वो जो भी एनिमल खतरे में होता है या फिर खतरे में नहीं होता है वो सब एक लिस्ट के अंदर डाल देता है। हमने देखा एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर वेल शार्क को डाल रखा है, तो एंडेंजर्ड लिस्ट ये वाली है।
ठीक है, मतलब कि ये शार्क खतरे में है काफ़ी हद तक, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करना चाहिए, इसको बचाना चाहिए, ना तो ये प्रजाति खत्म हो जाएगी। ओके, आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो मैंने बोला था आज का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ऑब्वियस ही बात है वर्ल्ड वॉर के बारे में जानेंगे, तो एक्साइटेड हो? चलो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की। तो बात करी जा रही है स्कल्पचर ऑफ हरदीप सिंह मलिक जी की। तो आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, एक सिख फाइटर पायलट हैं, इनका मेमोरियल मतलब कि इनका जो स्टैचू है वो बनाया जा रहा है यूके के अंदर, ताकि जो हम इंडियंस हैं, हम इंडियंस को एक तरीके से रेस्पेक्ट दी जा सके, जो इंडियंस ने वर्ल्ड वॉर के अंदर लड़ाई करी थी, जो भी विश्व युद्ध हुए थे, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, इसके अंदर जो हमारे भारतीय थे जिन्होंने अपना बहादुरी दिखाई थी, लड़ाई की थी, ठीक है, तो उनको रेस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पर इन सिख फाइटर पायलट जी का यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कह सकते हो स्ट्रक्चर, स्टैचू जो है वो बनाया जा रहा है। न्यूज़ के अंदर क्यों है ये हमने देख लिया। रिसेंटली क्या है, इंग्लैंड ने अप्रूवल दिया है इसका, इंग्लैंड ने बोला है कि हम भाई इसका स्कल्पचर बनाएंगे, किनका, एक सिख फाइटर पायलट है, इनका नाम है हरदीप सिंह मलिक। कैसे दिखते हैं मैं अभी आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। ये स्कल्पचर कहाँ पे बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा पोर्ट सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। तो याद रखना इस तरीके का स्कल्पचर बनाया जा रहा है साउथहैम्पटन में, और ये कहाँ पर है, इंग्लैंड के अंदर। अब यार जो ये मेमोरियल है ये बनाया क्यों जा रहा है, ताकि जो भारतीय हैं जो कि काफ़ी हद तक लड़ाई करी थी उन्होंने विश्व युद्धों के अंदर, तो इनको रेस्पेक्ट दी जा सके, उसके बाद इनको याद रखा जा सके, ठीक है। उसके बाद जो ये मेमोरियल है इसको एक इंग्लिश स्कल्पटर क्रिएट करेंगे जिनका नाम है ल्यूक पेरी। ओके, चलो यार यहाँ पे आप देख पाओगे हरदीप सिंह मलिक जी का ये पिक्चर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, पहले इनके बारे में जानेंगे। तो इनके बारे में, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था एक सिख फैमिली के अंदर 23 नवंबर 1894 के अंदर। कहाँ पर हुआ था, रावलपिंडी में, जो कि वेस्ट पंजाब वाले एरिया में था, यानी प्री पार्टीशन इंडिया, जब इंडिया का बंटवारा नहीं हुआ था उससे पहले इनका जन्म हुआ था। अब इनके करियर के बारे में अगर हम बात करें, तो जो हरदीप सिंह मलिक जी हैं ये पहली बार यूके के अंदर में गए थे 1908 में, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में चले गए थे ये, और 14 साल की उम्र में आप कह सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में ये गए। कॉलेज कौन से कॉलेज के अंदर, बेलियल कॉलेज के अंदर ये गए थे। उसके बाद ये एक मेंबर बन चुके थे रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स का, ठीक है। रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स बेसिकली एयर आर्म को बोलते हैं हम लोग, जो एयर आर्म होती है आज के टाइम पर, जिसको हम लोग एयर फोर्स बोलते हैं ना, वो रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स बोली जाती थी पहले। ये वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 जब चल रहा था। और वर्ल्ड वॉर 1 कब चल रहा था, 1914 से लेकर 1918 तक का ये टाइम पीरियड था। तो यार ये पहले इंडियन और टर्बन्ड पायलट थे। टर्बन्ड पायलट मतलब कि इन्होंने पगड़ी पहन रखी थी, आप लोग देख पाओगे पिक्चर के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये मलिक साहब हैं, इन्होंने क्रिकेट भी प्ले करा था ससेक्स के लिए। ससेक्स एक जगह है इंग्लैंड के अंदर, उसके लिए यहाँ पे इन्होंने क्रिकेट भी खेला था, ठीक है। और फिर उसके बाद ये एम्बेसडर भी रह चुके हैं फ्रांस के लिए, उसके बाद मतलब इंडियन एम्बेसडर के तौर पे रह चुके हैं। उसके बाद आप देख पाओगे इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस के अंदर भी करियर अपना परस्यू किया है। अब यार इनकी डेथ के बारे में बात करें तो इनका डेथ हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर 31 अक्टूबर 1985 में, 31 अक्टूबर 1985 में इनकी डेथ हो गई थी। अब कहानी शुरू करते हैं थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर के बारे में, ठीक है। देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से कवर करने वाले हैं, लास्ट वाला आर्टिकल रह जाता है तो कोई बात नहीं, उसको हम लोग नेक्स्ट डे पर डिस्कस कर लेंगे। वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा, फिर उसके बाद एक वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बात करेंगे। देखो यार हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वर्ल्ड वॉर तो इतनी बड़ी कहानी है, इतनी बड़ी कहानी है कि मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने बैठूंगा तो मैं 2-2.5 घंटे आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम लोग पूरी तरह से इनको कवर नहीं करेंगे, अच्छी तरीके से, मतलब फिर भी एक ओवरव्यू लेंगे, एक हाईलाइट्स लेंगे। तो वर्ल्ड वॉर 1 पहले हम लोग वर्ल्ड वॉर 1 को देखेंगे। तो इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट यार। अगर आप लोग बड़े से बड़ा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईएएस की चाहे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आपका जवाब बहुत सटीक होना चाहिए। इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। तो जो वर्ल्ड वॉर 1 है इसको हम लोग ग्रेट वॉर भी बोलते हैं, ठीक है। ये आप कह सकते हो जुलाई 1914 में स्टार्ट हुआ था, नवंबर 1918 में यहाँ पर ये ख़त्म हुआ। अब जो ये वर्ल्ड वॉर 1 है ये लड़ा गया था किस किस के बीच में, एक तरफ एलाइड पावर्स थी, एक तरफ सेंट्रल पावर्स थी। अब एलाइड पावर्स के अंदर कौन कौन सी कंट्री थी, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पे इंडिया भी था, मतलब इंडिया को एक तरफ से जो वर्क किया इंडिया ने वो इधर की साइड से वर्क किया एलाइड पावर्स के लिए, और दूसरी तरफ थे सेंट्रल पावर्स। इसके अंदर कौन कौन था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमैन एम्पायर और बुल्गारिया, ओके। अब यार यहाँ पे आप देखोगे इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूट किया था इस वॉर के अंदर। कैसे कंट्रीब्यूट किया, देखोगे 100 मिलियन ब्रिटिश पाउंड प्रोवाइड करवाए थे इंडिया ने। इंडिया के द्वारा 100 मिलियन ब्रिटिश पाउंड मतलब पैसा दिया गया, आप एक तरह से कह सकते हो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट दी गई, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सारा पैसा हमारी कंट्री से लिया, हमारे लोगों को लेकर गए, ठीक है, इसमें युद्ध में, ठीक है। आप कह सकते हो बहुत सारे मैन मनी को रेस करा इंडिया से,
और बहुत सारा लार्ज आप कह सकते हो नंबर ऑफ सप्लाई देखने को मिला। फूड का बहुत ज़्यादा सप्लाई करा गया इंडिया से, कैश का सप्लाई करा गया, एम्यूनेशन का सप्लाई किया गया। एम्यूनेशन मतलब जो भी हमारे बॉम्ब्स, मिसाइल, ग्रेनेड हो गए, इन सब का भी बहुत ज़्यादा सप्लाई करा गया था इंडिया से, ठीक है। और ये सब भाई कैसे इतना आ गया था, क्योंकि ब्रिटिशर ने खूब सारा टैक्स भी कमाया था हमारे भारतीय लोगों से। और यार हम लोग को बार बार ये बेवकूफ़ बनाते हुए आ रहे थे कि यार क्या है, अब की बार मतलब इनके द्वारा ये कहना था कि जो इंडिया है अब की बार हेल्प कर दे, इस वर्ल्ड वॉर में हेल्प कर दे इन लोगों की, और फिर ये इंडिया को इंडिपेंडेंट छोड़ देंगे, इंडिपेंडेंट कर देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा बार बार देखो यहाँ पे वही लाइन लिखी हुई है, रिटर्न में ये लोग प्रॉमिस करते थे यार कि हम लोग सेल्फ रूल कर देंगे इंडिया को, ये प्रॉमिस करते रहे। लेकिन एंड में वापस जब चीज़ें सुधरने लगी तो फिर अपनी बात से मुकर गए। इन्होंने यहाँ पर जो है प्रॉमिस को अपना पूरा नहीं किया था। अब अगर हम बात करें ट्रूप्स की, तो बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रूप्स इंडिया से गए थे। आप देख पाओगे, याद रखना, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर लगभग 15 लाख मुस्लिम, सिख, हिंदू, ये सभी लोग आप कह सकते हो अलग अलग रीजन से, जैसे कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, इन सभी जगहों से ये सब लोग गए थे इस आप कह सकते हो वॉर के अंदर जंग लड़ने, ठीक है। और ये जंग कहाँ कहाँ लड़ी गई थी आप देख पाओगे, वेस्टर्न फ्रंट इन ईस्ट अफ्रीका, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और गैलीपोली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इतने सारे लोग गए तो इसके अंदर बहुत सारे लोगों का क्या बुरा हाल हुआ आप लोग देख पाओगे। जितने लोग गए इंडिया से, मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ से कितने कितने लोग गए, 15 लाख लोग गए थे। इसमें से 50,000 लोग आप कह सकते हो शहीद हो गए, इनकी डेथ हो गई, इनको मार दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो 65,000 लोग थे ये घायल हुए, 10,000 लोग मिसिंग रहे, और 98 इंडिया की आर्मी नर्सेस थी, नर्सेस को भी यहाँ पर उनको भी मार दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्या सिचुएशन क्रिएट हुई थी। अब यहाँ पे देखो ये सब हुआ, उसके बाद भी यहाँ पे इंडिया ने काफ़ी कुछ सप्लाई किया था। कंट्री ने लगभग 1,70,000 एनिमल सप्लाई किए थे हमारे भारत ने, ठीक है। 3.7 मिलियन टन्स ऑफ सप्लाई करा था। जूट, ठीक है, जूट बैग जैसे बोरा हम लोग बोलते हैं, उस तरीके की चीज़ों की सप्लाई करा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक सपोर्ट मिल सके। यानी कि भारत ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है इन वर्ल्ड वॉर के अंदर। वर्ल्ड वॉर 1 की कहानी मैंने बताई आप लोगों को, अब मैं वर्ल्ड वॉर 2 की बताता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर क्या हुआ था, कब से कब तक चला था, कौन कौन यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 में था। तो इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो यार देखो वर्ल्ड वॉर 2 है, इसको हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी बोलते हैं। ये एक कॉन्फ्लिक्ट था जिसके अंदर लगभग सभी कंट्रीज आप कह सकते हो एक तरीके से इन्वॉल्व थी, कहीं ना कहीं से सभी कंट्रीज इन्वॉल्व थी। ये चला 1939 से लेकर 1945 तक। अब इसके अंदर कौन कौन था, इसके अंदर भी एक्सेस पावर्स थी, एलाइज थे। एक्सेस पावर के अंदर जर्मनी, इटली, जापान आ गया। एलाइज के अंदर फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन, ये सब लोग आ गए, ठीक है। इंडिया ने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया यार वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, और आप देख पाओगे बार बार इंडिया से यही प्रॉमिस करा गया कि उसको इंडिपेंडेंस दे दिया जाएगा, लेकिन बाद में एलाइड पावर्स ने आप कह सकते हो निगलेक्ट कर दिया। इंडिया ने इतना कुछ कंट्रीब्यूट का, फिर भी जो है ब्रिटिशर्स ने ये कुछ भी नहीं समझा हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम ट्रूप्स की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 1 में हमने देखा 15 लाख ट्रूप्स गए थे। अब ट्रूप्स यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर चले गए 2.5 लाख कह रहा हूँ, सॉरी 25 लाख, ठीक है। 25 लाख जो है आप देख पाओगे इंडियन सोल्जर्स गए थे यहाँ से, ताकि वो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर लड़ सकें। और जिसमें से 36,000 जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे वो शहीद हो गए, और 34,000 घायल हुए थे, और 67,000 को पनिशमेंट दी गई है इस वॉर के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पाओगे एयरफोर्स पायलट है, उसने बहुत ही अच्छा काम किया था, हमारे इंडिया की पायलट ने बहुत बढ़िया काम किया था, एक लेजेंडरी की तरह वर्क किया था, और अभी तक याद करा जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को याद रखना, जो इंडियन सोल्जर्स हैं ये लोग ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे, है ना, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो जापान वगैरह है वो एक तरफ थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी एक तरफ थी, ठीक है, ये सब एक तरफ थे। तो इंडिया ने काफ़ी हद तक साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन को बचाया है, जिसके अंदर सिंगापुर, मलेशिया और पेनिनसुला और बुर्मा हो गया, यहाँ इन सभी लोगों को एक तरीके से इंडिया ने काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट किया है। अब यार वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर इंडिया ने क्या क्या सप्लाई किया, इंडियन डॉक्टर्स, नर्सेस, ये सभी इन्वॉल्व थे आप कह सकते हो इस ब्रिटिश सॉइल के अंदर, और भी कुछ कंट्रीज़ के अंदर। तो बहुत यहाँ पे डॉक्टर्स, नर्सेस भी लगे पड़े थे हमारे भारत के। इंडिया ने लगभग सप्लाई किया 1.7 मिलियन फूड पैकेट्स सप्लाई करे सोल्जर्स को, और कुछ प्रिजनर्स जिनको पनिशमेंट मिल रही थी इस वॉर में उन लोगों को सप्लाई करा गया। वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े सप्लाई करे गए, और भी बहुत सारी चीज़ें सप्लाई करी गई जिनका डेटा यहाँ पे दिया ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। काफ़ी हद तक फिर भी हिस्ट्री क्लियर हो जानी चाहिए। चलो यार आगे देखो, आगे यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है, ऑलरेडी वीडियो जो है 24-25 मिनट का हो चुका है यार। यहाँ पे हम इस आर्टिकल को कवर करेंगे तो वीडियो 35 से 40 मिनट का कवर हो जाएगा।
अब मैं क्या काम करता हूँ, इस वीडियो को ये जो लास्ट आर्टिकल है, ये आर्टिकल जो है लास्ट वाला, इस वीडियो कह रहा हूँ मैं, जो लास्ट आर्टिकल है इसको हम लोग कल कवर कर लेंगे, ठीक है, अपने बाकी सारे आर्टिकल्स के साथ, डोंट वरी। वैसे इंपॉर्टेंट ये भी है, देखो यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इंटरनेशनल विमेंस डे अभी मनाया गया है 8 मार्च को, उसका थीम क्या है, बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, वो सारे मैंने यहाँ पर बताने वाला था आज। और जो एमटी स्वर्ण कृष्णा है ये क्या है, यहाँ पे आप देखोगे द हिंदू का आर्टिकल है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कल। ओके, डोंट वरी, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा मैं आपको एक बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दे पाऊँ। ओके, तो यार यहाँ पे करते हैं एंड, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और ताकि आप वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। पीडीएफ चाहिए वीडियो का तो नीचे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो यार मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।